नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सियासी उलटफेर तो महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन उसका असर बिहार में दिखाई देने लगा है। बिहार में इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि देर सवेर बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला होगा और बिहार की सरकार भी चली जाएगी। आइए इसी मसले पर बात करते हैं आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी देखते ही देखते जो है बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई, अब जिस तरह से सुशील मोदी और नेता कह रहे हैं कि बिहार में भी खेला होगा, तो वो कौन सा खेला होगा? देखिए, वो हमने पहले भी कहा था कि जो इनका ऑपरेशन लोटस है, यानी कि विपक्षी दलों की सरकारों को गिराना, उनको मिलाना और विपक्ष के नेताओं को तोड़ना, तो उसी का हिस्सा है ये। और जो अभी ये जो चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद बिहार में कुछ होने जा रहा है, तो इसके दो आधार हैं। दो लोगों ने यह बयान दिया है। उसमें एक है केंद्र सरकार में मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले। तो रामदास आठवले बहुत बड़बोले भी हैं, लेकिन वो मीडिया में हमेशा बने रहते हैं और मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनका कहना है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वैसा ही बिहार में भी होगा। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में यह बात कही है और यह मीडिया में ये बातें तैर रही हैं। दूसरी ओर बिल्कुल उन्हीं की भाषा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र जैसा बिहार में भी होने की परिस्थिति बन रही है। नीतीश कुमार काफ़ी डरे हुए हैं, वो अपने विधायकों से इसी वजह से 1-to-1 बात कर रहे हैं और लेकिन उनके ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। जेडीयू में विद्रोह होकर के रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने विधायकों को पहले तो भाव देते नहीं थे और अब जब उनको डर लग रहा है तो वो ऐसा कह रहे हैं। तो आठवले की बात जो है वो और सुशील कुमार मोदी जो कह रहे हैं, वो दोनों बात में कहीं ना कहीं समानता है। तो जो एक कैंपेन है बीजेपी का कि विरोधी दलों की सरकारों को गिराना, विरोधी दलों को तोड़ना, उनके बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाना, तो ये कैंपेन महाराष्ट्र में गया है। इसके पहले 2019 में भी इस तरह की कोशिश हुई थी जो विफल हो गई थी और उसको फिर से दोहराया गया है। बिहार में ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा जो यहाँ पर स्कैम है वो उसको लेकर के चर्चा है कि उस तरह की फाइल खुल सकती है, उसमें डराने धमकाने की तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती है। एक चीज़ है कि जो घोटाले हुए बिहार में, अगर सृजन घोटाला की आप बात कर रहे हैं, तो ये घोटाला बिहार में हुआ तो इसका फाइल किस हैसियत से केंद्र सरकार खोलेगी? सीबीआई ही इसकी जांच कर रही है ना। सृजन घोटाले की जांच सीबीआई के पास में है, तो सीबीआई का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है उसका वो आपको उसका नतीजा सामने में देखने को मिल सकता है। उसमें कई लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, उसमें कई लोगों को लपेटा जा सकता है। इवन के उसमें सुशील कुमार मोदी भी उस दौरान वित्त मंत्री थे। जी। तो सुशील कुमार मोदी भी आज जो साइडलाइन पकड़ाए गए हैं, उनको जो किनारे किया गया हुआ है, एक मसला वो भी है। तो ये जो उनकी बहन का भी नाम बीच में आया था। हाँ, तो एक मसला ये है कि जो कहा जाए, जो दोनों तरफ से जो बातें आई हैं, उसका मतलब ये है कि एक दबाव की जो राजनीति है, जो विपक्ष की जो बैठक हुई पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने वाली थी, वो बैठक जो है बीजेपी के भीतर में बहुत ये चिंता का विषय बना और बीजेपी के लिए एक तरह की चुनौती हुई। तो ये माना जा रहा है कि ये अपने बचाव में डिफेंस से ज़्यादा अगर ऑफेंसिव हुआ जाए तो वो ज़्यादा कारगर होता है। तो इसी के तहत मुझे लग रहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में जो लोग गए हैं उधर, जो अजीत पवार गए हैं, 70,000 करोड़ के घोटाले का उन पर आरोप है। पीछे 2019 में जब वो उधर गए थे तो एक ही दिन में वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 करप्शन के चार्जेस की फाइल बंद की थी उनके खिलाफ। और उसके बाद एक ये कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, तो वहाँ जो 25,000 करोड़ का है उसमें तो शरद पवार भी नेम्ड है एक तरह से, और अजीत पवार तो उसमें है ही। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये है कि वहाँ ये जो किया गया है, वो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बीजेपी के भय से अगर
पीछे हटेंगे तो उनको उनकी गोद में जाना पड़ेगा। तो बिहार जो ये चर्चा हो रही है कि बिहार में, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही ये है कि बिहार में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये पहले भी सुशील कुमार मोदी की ओर से बयान आया था कि ये डरे हुए हैं, ये अपने बचाव में ऐसा कर रहे हैं। ये यहाँ दो बातें हैं कि जब बिहार में खेला होने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री अगर सुशील कुमार मोदी थे उस दौरान, तो सबसे पहले कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। दूसरी बात कि उनके बारे में कई बार आपको मैं रोकता हूं, इसमें कार्रवाई वाली बात कुछ भूल जाइए आप। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको ये दिखाना है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई होगी नहीं होगी, किसको उसमें छांटना है, किसको अपने साथ लेना है, मतलब ये डराना है बस। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में तो यही हुआ, सारे चार्ज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अभी हाल ही में कहा था। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अमित शाह बिहार में कहकर गए हैं कि ये जितने लोग, जो 20 लोग हैं जो जुटे थे, 20 पार्टियों के लोग, वो 20 लाख करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं। उसने कैटेगरिकली प्रधानमंत्री ने सबका घोटाले गिनाए थे, जिसमें एनसीपी का 70,000 करोड़ का नाम भी उन्होंने लिया था। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, जो मैं आपको हेमंत जी, ये बात लाइनअप जनता को होनी चाहिए, जनता को ये जाननी चाहिए कि अगर ये लोग 20 लाख करोड़ का घोटाला बता रहे हैं और पिछले 9 साल में इन घोटालबाजों को अंदर नहीं कर सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात देश के लिए क्या होगा, जब इतना ईमानदार प्रधानमंत्री वही मैं कह रहा हूं कि ये घोटाला और भ्रष्टाचार इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इन मुद्दों के आधार पर आप लोगों को डराएं, उनको अपने साथ मिलाएं, जो आपके साथ चले जाए उनका मामला खत्म। उसमें सबसे बड़े उदाहरण उनके मुख्यमंत्री, जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, जिनके खिलाफ बहुत बड़ा चार्जेज है, वो सारा बंद हो गया। उसी तरह शारदा चिटफंड घोटाले में भी पश्चिम बंगाल में जितने लोग उधर टीएमसी में थे वो आए, तो वो सब अभी ठंडे बस्ते में है। उसी तरह शरद पवार का तो मैंने बताया ना कि 2019 में 9 मामले एक ही दिन बंद किए गए थे, और उसमें तर्क ये दिया गया था कि नॉर्मल जांच थी, उसमें अजित पवार कहीं से भी मैटर नहीं कर रहे थे, इसलिए चीज़ें बंद कर दी गई। तो 25,000 करोड़ का तो अभी वो कोऑपरेटिव बैंक घोटाला का मामला है। तो कुल मिलाकर के ये मामला सामने है। जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज एनसीपी वाले हैं, तो आखिरकार उन लोगों को आप जब ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये है कि कंप्रोमाइज ये है कि उधर जो चला जाएगा उसका सब घोटाला दब जाएगा, अंडर कारपेट चला जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। गंगा जल छिड़क के पवित्र करना जिसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरह बिहार में की जब बात हो रही है तो बिहार में ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी अपनी ताकत, अपनी सत्ता, अपनी हैसियत, अपने आर्थिक बल, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को डराने धमकाने और उनको अपने पक्ष में मिलाने के लिए कर सकती है। तो बिहार में जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी, ये सब इसी की पृष्ठभूमि है कि ताकि लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनाई जाए और टेस्ट किया जाए कि इसमें से कितने लोग कमज़ोर कड़ी वाले लोग हैं, उनको पहले अपने साथ मिलाया जाए। जैसे कि आज जो एक चर्चा मैं बता देता हूँ कि आज मुख्यमंत्री ने अपने सांसदों के साथ 1-to-1 बैठक की। उस बैठक में हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो नहीं आए। तो हरिवंश जी को लेकर के पहले से ये चर्चा रही थी कि सरकार बदलने के बाद, गठबंधन बदलने के बाद भी वो राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं, उन्होंने उस पद को छोड़ा नहीं है। और उसके बाद जब हाइट हुआ ये कि जब नए संसद भवन
का उद्घाटन हुआ, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भाषण पढ़ा और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ वो डैश शेयर कर रहे थे, जबकि उस पूरे मामले का विरोध जेडीयू की ओर से भी हो रहा था, विपक्षी दलों की ओर से हो रहा था कि ये जो सावरकर के जन्मदिन पर ये किया जा रहा है, दूसरे की तमाम तरह के हिंदूवादी प्रतीकों को वहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी आलोचना हो रही थी। तो ये एक तरह से ये आज की बैठक में, सांसदों की बैठक में हरिवंश जी का नहीं आना, ये एक तरह से संकेत है, विद्रोह का आप एक तरह से बगावत का इसको संकेत मान सकते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती देना, इसको माना जा सकता है। ये एक संकेत इसको मैं समझ रहा हूँ। तो उसी तरह जब ये बैठकें चल रही है तो बीजेपी की ओर से जो मैं कहा कि सुशील कुमार मोदी ने जो बयान दिए हैं और उधर आठवले ने जो बयान दिया है, उन दोनों को अगर जोड़ कर देखेंगे तो ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा उलटफेर हुआ है, सियासी उलटफेर, तो बिहार जो केंद्र बन रहा है विपक्षी एकता का, उसके अगुवा नीतीश कुमार बने हुए हैं, तो उनको टारगेट किया जाए, उनको निशाने पर लिया जाए, उनको कमज़ोर दिखाया जाए, उनके दल के भीतर में जो कमज़ोर एलिमेंट है उनको टटोला जाए कि कहीं उसमें से कुछ लोग इधर आ जाए। इतनी सारी चीज़ें बताई, हम चाहेंगे कि दर्शकों को बिहार के नेता हैं, जेडीयू से अलग होकर अलग पार्टी बनाए हैं, आरएलजेडी, उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका बयान हम सुनाना चाहते हैं। बहुत ही विचित्र किस्म का बयान दिए हैं, आप दर्शकों को हम सुनाते हैं पहले। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए आगे क्या क्या होता है, देखते जाइए। तो सुना है आपने उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से बचकानी बातें कर रहे हैं। क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया? देखिए, अभी किसी रूप में आप किसी स्तर की बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये इसी दिशा में ये जा रहा है। अब इसका रेमेडीज़ क्या है, इसका समाधान क्या है, वो तो समय बताएगा। लेकिन इस पर चर्चा करने से बेहतर ये है कि ये देखा जाए कि जो राजनीति में जो एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता होती थी उसका दौर ख़त्म हो गया हुआ है। और जो ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें तमाम तरह के कुकर्म उसमें साफ हो जाते हैं, उसमें धुल जाते हैं, और उसी की कवायद यह चल रही है जिसके तहत ये कोशिश हो रही है कि जो लोग भी है उसको टारगेट किया जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नीतीश कुमार का जो नाम आ रहा है, बिहार की जो चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी वही खेला दोहराया जाएगा, उसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जो केंद्र में बने हुए हैं, विपक्षी एकता के जो अगुवाई कर रहे हैं, उनको टारगेट करना है। और अगर वो टारगेट होंगे तो और ज़्यादा विपक्ष में घबराहट होगी और ज़्यादा माहौल बनेगा। तो ये माहौल बनाने की कोशिश है, ये अपने पक्ष में और अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश है। ये अलग बात है कि तमाम तरह के सर्वे में, इंटरनल सर्वे में बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है। और स्थिति ये है कि बीजेपी अपने आधे से अधिक सांसदों का टिकट काटने जा रही है और अपनी सत्ता बचाने की बहुत कोशिश में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में चुनाव होना है। उन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में जो चुनाव होना है वहाँ बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस तीनों जगह आती हुई दिख रही है। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के भीतर एक भय का माहौल है। और मैंने कहा कि ये ऑफेंस इज बेटर देन डिफेंस, तो बचाव से बेहतर है आक्रमण किया जाए। तो इसी आक्रमण की मुद्रा में भी बीजेपी है और उसके पास आज की तारीख में केंद्र की सत्ता है, उसके पास
आर्थिक बल है और इसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकती है। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार निशाने पर है, तो उसकी वजह ये है कि बिहार विपक्षी एकता की धुरी बना हुआ है, नीतीश कुमार उसके केंद्र में है, इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा है। कमज़ोर कड़ी को टटोला जा रहा है। उसमें एक कमज़ोर कड़ी का नाम तो आज आ भी गया, हरिवंश नारायण नहीं आए सांसदों की बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जितनी भी कमज़ोर कड़ी बीजेपी ढूंढ ले, कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और अगर जनता चाह ले तो वही होता है जो वो चाहती है। ताकतवर से ताकतवर तानाशाह धाराशाही हो जाता है और इतिहास के पन्ने इससे भरे पड़े हैं। तो भले ही बीजेपी आज भले ही गुर्रा रही हो तमाम अपने विरोधियों पर, लेकिन जनता सब देख रही है। और जिस तरह से बिहार जो है और नीतीश कुमार विपक्षी एकता के में जोड़ देना चाहता हूँ ये ओएस जी कि आज जो लोग उसमें मंत्री बने हैं महाराष्ट्र में, उसमें एक मुशर्रिफ हैं जो चीनी मिल के मालिक भी हैं। उनके खिलाफ ईडी ने पिछले ही दिनों छापेमारी की थी और 100 करोड़ के घोटाले का उन पर चार्जेज है। जी जी, वो भी वहाँ मंत्री बने हैं, वो भी वॉशिंग मशीन में, हाँ वो भी वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। तो आप समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरह से डराने धमकाने और अपने साथ मिलाने की कार्रवाई है और उसी का प्रयोग बिहार में भी करने की कोशिश होगी। लेकिन ये कितना कामयाब होगा देखना होगा, क्योंकि यहाँ राजनीति के दो धुरंधर बैठे हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव, और ये बड़े भाई छोटे भाई अभी एक साथ हैं। ऐसे में लगता है कि इन्हें डिगाना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये चर्चा अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।